नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ईरान के हमले से इस्राएल को कितना नुकसान पहुंचा है कोई नहीं जानता। मुख्यधारा के चैनलों पर आरोप लग रहा है कि इस्राएल के भीतर जो तबाही हुई है उसकी सही तस्वीर नहीं दिखाई जा रही। इस्राएल को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस हद तक प्रहार करेगा और तेल अवीव को नुकसान पहुंचा देगा। शुक्रवार को CNN ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीरशेवा में माइक्रोसॉफ्ट के दफ्तर को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। यह भी लिखा जा रहा है कि इस्राएल अपने विमानों को साइप्रस से उड़ा रहा है, तेल अवीव से नहीं। क्या वाकई ईरान ने इस्राएल को भारी नुकसान पहुंचाया है या यह भी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, बताना मुश्किल है। इस बीच एक नई खबर यह आई है कि ईरान के अली शमखानी गंभीर रूप से घायल हैं, मरे नहीं हैं, जबकि इस्राएल का मीडिया कह रहा है कि शमखानी को मार दिया गया है। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कहे जा रहे हैं कि ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला कर देंगे। इनके लिए तो मजाक हो गया है हमले की बात। नेतन्याहू के आगे ग्लोबल लीडर नतमस्तक हुए जा रहे हैं, वरना कोई उनसे पूछता कि जिन जिन देशों के पास न्यूक्लियर प्लांट हैं क्या वहां भी जाएंगे अटैक करने, उनके न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला करेंगे। पता भी है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होगा तो कितना खतरनाक परिणाम हो सकता है। इंसान से लेकर पेड़ पौधे पशु पक्षी इन सब पर क्या असर पड़ेगा। रूस के एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन के प्रमुख अलेक्सी लिखाचेव ने कहा है कि अगर इस्राएल ने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया तो तबाही मच जाएगी। इस तरह का हमला करके आप अच्छे और बुरे का फर्क मिटा देते हैं। उनका संस्थान हालात पर नजर बनाए हुए है, यहां तक कि ईरान के इस प्लांट पर रूसी विशेषज्ञ भी काम कर रहे हैं। 1986 की घटना है। पूर्व सोवियत संघ के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट के रिएक्टर में अचानक धमाका हो गया। आज यह जगह यूक्रेन में है। रिएक्टर के निर्माण और मानवीय त्रुटि के चलते भाप का दबाव इतना ज्यादा हो गया कि रिएक्टर की छत फट गई और भयानक धमाका हुआ। रातों रात प्रिप्याट शहर को खाली किया गया। प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों के अलावा कई बचाव कर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई और बहुत से लोगों की सेहत पर इसका बुरा परिणाम पड़ा। 5000 से अधिक लोगों को थायराइड का कैंसर हो गया। 15 लोगों की मौत हो गई। चेर्नोबिल की आबो हवा दूषित हो गई और एक बसा बसाया शहर खंडहर हो गया। माना जाता है कि रिएक्टर के भीतर के रेडियो एक्टिव कोर का 5% हिस्सा बाहर आ गया था। सिर्फ इतने हिस्से से निकला प्रदूषण हवाओं के रास्ते बहता हुआ पूर्व सोवियत संघ के अन्य हिस्सों में फैल गया। यूक्रेन, रूस, बेलारूस तक चला गया। यूरोप के कुछ इलाकों में भी इसका असर हुआ। रिपेयर के काम में जुटे 2 लाख लोगों पर भी रेडिएशन का असर देखा गया। रूस इसलिए बार बार चेतावनी दे रहा है कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करना ठीक नहीं होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कह दिया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट में जो भी रूसी विशेषज्ञ काम कर रहे हैं वहां से नहीं हटाए जाएंगे। इसका मतलब है कि उधर से चैलेंज आ रहा है कि अगर इस हमले में रूसी नागरिकों को कुछ भी हुआ तो देख लेना। अमेरिका अगर ईरान को कह सकता है कि उसके नागरिकों को कुछ नहीं होना चाहिए तो क्या रूस इस्राएल को नहीं कह सकता। ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, यह सवाल हर दिन बड़ा होता है, उलझ भी जाता है। न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराकर मिलेगा क्या, यह सवाल जुड़ गया है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के बाद क्या इस्राएल का मकसद पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। उसका मकसद यहीं तक सीमित नहीं है। क्या न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने के बाद इस्राएल के झूठ का जवाब मिल जाएगा? पहले साबित तो करें कि ईरान के पास बम है या नहीं। बम ना हो गया समोसा हो गया, दोपहर के बाद बम बना लेगा। CNN की पत्रकार हैं क्रिस्टियन अमनपोर। उन्होंने ईरान के उप विदेश मंत्री अब्बास अराकची का इंटरव्यू किया है। अराकची से उन्होंने पूछा कि आपकी सरकार ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम का उत्पादन क्यों किया, तो उनका जवाब था, हमने वही किया जो IAEA के नियमों के अनुसार कर सकते थे। हमारे पास और कुछ नहीं है, कुछ भी गलत नहीं किया है। IAEA के इंस्पेक्टर तो ईरान आए थे, उनकी अलग अलग रिपोर्ट से इसका सबूत मिल जाता है। 60% एनरिचमेंट पर कोई बैन नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया जा रहा है, जिसकी ईरान को आदत पड़ चुकी है। तो इस्राएल को बहस में इस बात को लेकर कोई सफलता नहीं मिल पा रही कि ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं। वो किसी भी तरह से अपने हमले को उचित नहीं ठहरा पा रहा। बम का समझ आ रहा है ना, नेतन्याहू के बयान किसी को समझ आ रहे हैं। अब इस नेता को कैसे समझा जाए? ना तो कोई पॉलिटिकल साइंस वाला समझ पा रहा है,
ना कोई साइकोलॉजी का प्रोफेसर इसे समझ पा रहा है। इनके बेटे ने शादी रोक दी, यह बड़ी कुर्बानी हो गई। यहां 2 साल से बच्चों पर, महिलाओं पर बम गिरा रहे हैं। आज भी गजा में लोग मारे जा रहे हैं और ये शादी रोकने को कुर्बानी बता रहे हैं। क्या यह दुनिया इस हद तक नकारा हो चुकी है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा? नेतन्याहू किस मिट्टी के बने हैं कि आज अमेरिका भी इनके शिकंजे में जकड़ा नजर आता है? गजा के नरसंहार के दाग के साथ यह कैसा इसराइल बनाना चाहते हैं? क्या इन्हें नहीं पता कि आज न कल नरसंहार की एक एक दास्तान दर्ज होगी, बल्कि इसी समय में दर्ज हो रही है। बार बार ईरान कह रहा है कि बम नहीं बनाया। इससे तो आप ईरान को यह समझने की छूट दे रहे हैं कि बम नहीं भी होगा तब भी आप पर बम के नाम पर अटैक करेंगे, तो बेहतर है बम बना लो। अमेरिका के भीतर देखिए कितने सवाल उठ रहे हैं कि ईरान के पास बम है, पहले इसका प्रमाण दो। दिया नहीं जा रहा है। आप हिंदी में यह वीडियो क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि देखिए ये ग्लोबल लीडर कितने खतरनाक हो सकते हैं। कब 5, 10, 100, 50 लोग मिलकर इन नेताओं को आगे कर दुनिया को युद्ध में झोंक सकते हैं। बम के साथ एक सवाल जुड़ा हुआ है, ईरान में सत्ता परिवर्तन का। यह बहस भी जहां है वहीं है। इसराइल जिद पर अड़ा है कि खामेनेई को बचने नहीं दिया जाएगा। भाषा देखिए इसराइल की, कह रहा है अयातुल्ला अली खामेनेई को जीने की अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि खामेनेई स्वयं आदेश देते हैं कि अस्पताल पर हमला करना है। गजा के अस्पतालों पर हमला करने का आदेश कौन दे रहा था? किसके आदेश से वहां 3 दर्जन से अधिक अस्पतालों को मिट्टी में मिला दिया गया? इराक के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्ला अली सिस्तानी ने ईरान के नेतृत्व को निशाना बनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। 19 जून को उन्होंने कहा कि ईरान के धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाएंगे तो पूरे क्षेत्र में विनाश आ जाएगा। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है, सत्ता परिवर्तन की कोई भी बातचीत कल्पना के परे है। इसके बारे में बात करना भी स्वीकार्य नहीं होगा। रूस और चीन सत्ता परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। नेतन्याहू भी बीच बीच में बयान बदलते हैं कि वे सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते, लेकिन इस युद्ध का परिणाम यही होगा। इनके रक्षा मंत्री बयान देते हैं कि खामेनेई को जीने का अधिकार नहीं है। सत्ता परिवर्तन को लेकर 100 तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक तरफ यह चलाया जा रहा है ईरान की लीडरशिप को खत्म कर देंगे, दूसरी तरफ यह भी प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि ईरान की जनता मौजूदा नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर देगी। एक तीसरा प्रोपेगेंडा यह भी चल रहा है कि इसराइल के हमले से घबराकर तेहरान के लोग भाग रहे हैं। तय कर लीजिए, डिसाइड कीजिए क्या कहना है। अगर हजारों लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं तो विद्रोह करने की योजना कौन बना रहा है? किससे उम्मीद कर रहे हैं? क्या जान बचाकर भागने वालों से आप सत्ता परिवर्तन की उम्मीद लगाए बैठे हैं? फिर इसराइल ईरान के टीवी चैनलों को क्यों हैक कर रहा है? जब वहां की जनता विद्रोह ही कर रही है तो आप टीवी क्यों हैक कर रहे हैं? मतलब आप ऊपर से बम गिराओ, लोग कमरे में बैठकर टीवी देखेंगे कि इसराइल अभी हैक करेगा और फर्जी प्रदर्शन का वीडियो दिखाएगा और उसे देखकर ईरान के लोग विद्रोह करेंगे। यह तो वैसा ही मामला है कि यूक्रेन पर हमला करने वाला रूस ईरान और इसराइल के हमले में संयम की सलाह दे रहा है। इसराइल का कुछ भी नहीं चल पा रहा सिवाय इसके कि अमेरिका उसके आगे मजबूर हो जाए। उसके पास यही आखिरी उम्मीद है। ईरान के अधिकारी लगातार अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान में नारे लगने की खबर है। ईरान में 600 से अधिक लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। जिस तरह से इसराइल के भीतर नुकसान की सही तस्वीर नहीं है, वही हाल ईरान का भी है। फॉक्स न्यूज की एंकर मार्था मैकेलम ने ईरान के शाह के बेटे रजा पहलवी से पूछा कि क्या आप शाह के तौर पर कुछ समय के लिए ईरान लौटने के लिए तैयार हैं? तो रजा पहलवी कहते हैं, मुझे कुछ समय के लिए नेता का रोल अदा करने के लिए टाइटल की जरूरत नहीं। मुझे लगता है लोग मेरी तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वे मुझ पर भरोसा करते हैं। यहां बांग्लादेश की तरह पुलाव भी साथ साथ पक रहा है, लेकिन ईरान में अभी तक बांग्लादेश जैसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि देश कोई भी हो, वहां अगर लोकतंत्र है तो विपक्ष को भी मजबूत किया जाना चाहिए। जहां भी विपक्ष कमजोर हो जाता है, गुलाम हो जाता है, उस देश को, उस लोकतंत्र को हथियारों के सौदागर आलू बैगन का भरता बना देते हैं। जनता की हालत खराब हो जाती है। 20-20 साल से एक पार्टी का राज चला आ रहा है। किसी को पता नहीं कि सरकार के भीतर क्या चल रहा होता है।
सत्ताएं बदलती रहती हैं तो कम से कम लोकतंत्र का पहिया घूमता रहता है। रही बात ईरान में सत्ता परिवर्तन की, तो उसे लेकर साफ नहीं कि हवाई हमले से सत्ता परिवर्तन वहां कैसे हो जाएगा। अगर ईरान की सत्ता को इस्राइल हटा देता है तो कैसे भरोसा किया जाए कि वहां के हालात इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और लीबिया से अलग होंगे, बेहतर होंगे? इनमें से किस देश में स्थिति बेहतर हो गई? ईरान और इस्राइल के बीच उस झगड़े को आप यह मत समझकर देखिए कि कोई जटिल मामला है, बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, समझ नहीं आएगी ऐसा मत सोचिए। जैसे बाहुबली आपके जिले में प्लॉट कब्जा लेते हैं और आप दशकों मुकदमा लड़ते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं, इससे ज्यादा का मामला यह नहीं। अब पता चल रहा है कि दुनिया में सैनिक क्षमता का डंका बजवाने वाला देश इस्राइल अपने सैनिक ठिकाने कहां बनाकर बैठा है? आम लोगों के मोहल्लों में, अस्पतालों के बेसमेंट में, ताकि जब इन पर हमला हो तो नागरिकों पर हमले के बहाने हल्ला किया जा सके। नागरिक की सुरक्षा के लिए सैनिक ठिकाने बनाए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस्राइल में सैनिकों की सुरक्षा के लिए नागरिक ठिकाने बनाए गए हैं। कोई दलील उसकी जम नहीं रही, सिवाय इसके कि हम दादा हैं, हमको बम मारने का मन किया है तो हम मारेंगे। अब इन पर आइए, आप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, क्या वाकई आपसे फैसला नहीं हो पा रहा कि ईरान पर हमला करना है या नहीं? कहीं यह भी कोई नया झांसा तो नहीं कि 2 हफ्ते बाद हमले को लेकर फैसला लेंगे, ताकि बाद में कह सकें कि हमने बातचीत का प्रयास किया, समय लिया, तो अब हमला कर रहे हैं? इस्राइल अपनी योजना पर दशकों इंतजार कर सकता है, 2 सप्ताह और इंतजार कर लेगा, लेकिन 2 सप्ताह में क्या बदल जाएगा? 2 साल से गजा में नरसंहार चल रहा है, अमेरिका से तो रोका नहीं गया, आज भी हर दिन गजा में हत्याएं हो रही हैं। तो इस 2 हफ्ते में बातचीत से क्या निकल जाएगा? क्या अमेरिका अपनी शर्तों को छोड़ देगा? ईरान कैसे मान लेगा कि वह नागरिक इस्तेमाल के अपने न्यूक्लियर प्लांट को बंद करने जा रहा है? अच्छी बात है कि ट्रंप अपने विकल्प खुले रखना चाहते हैं, लेकिन इस 2 हफ्ते में क्या बदल जाएगा जो 2 साल से नहीं बदल सका है? 20 जून को ईरान के विदेश उपमंत्री अब्बास अराकची ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मिलने वाले हैं। जिनीवा में होने वाली इस मुलाकात में अमेरिका या इस्राइल की तरफ से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। इस बैठक के एक दिन पहले ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड लेमी ने अमेरिका के विदेश सचिव और मध्य पूर्व के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ से मिलने के बाद कहा कि डील के माध्यम से इस टकराव को बढ़ने से कैसे रोका जाए, इस पर बातचीत हुई। मध्य पूर्व में स्थिति नाजुक है, हम इसे लेकर प्रतिबद्ध हैं कि ईरान के पास कभी परमाणु हथियार ना हो। अगले 2 हफ्ते में कूटनीतिक हल हासिल कर पाने की एक खिड़की खुली है। एक तरफ यूरोप के नेता कूटनीतिक हल और डी-एस्केलेशन की बात कर रहे हैं, मगर विज्ञापन किसका कर रहे हैं? सामान क्या बेच रहे हैं वो भी देखिए। ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पोस्ट है। तस्वीर में फोन की स्क्रीन पर रफाल की फोटो लगी है और लिखा है रफाल इज कॉलिंग। नीचे लिखा है हमारे यूरोप को बचाइए। ऊपर राष्ट्रपति लिख रहे हैं यूरोप के दोस्तों, आपके लिए एक कॉल है। ये रफाल बेच रहे हैं, इस लड़ाई में अपना धंधा चमका रहे हैं। याद रखिए, नेतन्याहू पर नैतिक, आर्थिक, सैनिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का दबाव बनाने में यूरोप को सफलता नहीं मिली है। 2 साल से यूरोप के नेता बयान देकर अपने काम में मस्त हो जाते हैं। 24-25 जून को नेटो के अध्यक्ष हेग में मिलने वाले हैं। ट्रंप भी इसमें शामिल होंगे। यूरोप चाहता है कि युद्ध बड़ा ना हो, लेकिन क्या ट्रंप ईरान के टोटल सरेंडर की अपनी शर्त से पीछे हट जाएंगे? उनके कंफ्यूज होने को लेकर अमेरिका में आलोचना हो रही है कि खुद को निर्णायक फैसला लेने का दम्भ भरते हैं, मगर फैसला नहीं ले पा रहे। अमेरिकी मीडिया में उनके कई बयान चलाए जा रहे हैं, जिनमें ट्रंप अलग अलग समस्याओं के बारे में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि 2 हफ्ते में ये कर देंगे, 2 वीक्स में वो कर देंगे। ट्रंप को समझना होगा कि हर किसी के बस की बात नहीं कि रात 8 बजे टीवी पर आए और नोटबंदी की घोषणा कर दी। आज तक किसी को पता नहीं चला नोटबंदी से मिला क्या। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने 19 जून की अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि इस बात के आसार हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। ईरान के पास जिनीवा में फ्रांस, जर्मनी के विदेश मंत्री की बात होने वाली है। पहले से पता है कि उस बातचीत से कोई हल नहीं निकलेगा। Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote,
Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. ट्रंप 2 हफ्ते इंतजार करने की बात कर रहे हैं। ठीक 1 हफ्ता पहले इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया और उसके शीर्ष अधिकारियों को मार डाला। पहले दिन जानकारी आई कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है और ट्रंप को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उनके बयानों से बहुत जल्द यह साफ हो गया कि वे शुरू से ही इस हमले के बारे में सब कुछ जानते थे। हमला हो जाने के बाद 60 दिन की डेडलाइन की बात करने लगे। ईरान का मामला है, इसलिए उनकी यह बात बिना चुनौती के स्वीकार कर ली गई, जबकि बातचीत से पहले 60 दिन की डेडलाइन की बात नहीं की गई थी। दुनिया में कौन सा देश इस तरह किसी देश के साथ बातचीत करता है कि 60 दिनों में डील नहीं हुई तो उसका दोस्त आकर उस पर बम गिरा देगा? कभी सुना है आपने ऐसा? रॉयटर्स में एक रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि 13 मई को ट्रंप ने सऊदी अरब के इन्वेस्टमेंट फोरम में कहा कि ईरान को परमाणु डील पर अभी फैसला लेना होगा। अभी इसी समय हमारे पास इंतजार करने के लिए बहुत समय नहीं है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। हम कभी अमेरिका और उसके दोस्तों को आतंक या परमाणु हमले की धमकी देने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सरकार के 2 अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि ट्रंप पहले ही जानते थे कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है और वो उसे रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर सकेंगे। सूत्रों के आधार पर छपी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मई के मध्य तक अमेरिकी सेना ने इसे लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि इसराइल को ईरान पर हमले में अमेरिका की मदद की जरूरत पड़ सकती है। यहां तक कि अमेरिका अपने हथियार यूक्रेन से हटाकर मिडिल ईस्ट की तरफ ले आया था। अमेरिका में घमासान विरोध हो रहा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध ना करें। अब ट्रंप को यह भी बताना चाहिए, ईरान पर हमला करेंगे तो अमेरिका का कितना ट्रिलियन डॉलर खर्च हो जाएगा। पहले हिसाब कैसे लगा लिया करते थे कि इराक युद्ध में अमेरिका का 9 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुआ है, तो इस 2 सप्ताह में इसका भी हिसाब निकाल सकते हैं। किसी को पता नहीं कि तुरंत सरेंडर की बात करने वाले ट्रंप ने 2 सप्ताह का समय क्यों लिया। बड़ा सवाल है कि बिना अमेरिका के इसराइल कब तक इस युद्ध में टिका रहेगा। सबको पता है ट्रंप की घोषित नीति है कि अमेरिका अब युद्ध नहीं करेगा, वरना उन्हें फैसले लेने में इतना समय नहीं लगता। ट्रंप डील की कोशिश करते हैं तो इसराइल डील से पहले हमला कर देता है। ऐसा लगता है कि इसराइल अमेरिका को चला रहा है। अमेरिका के सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, उन्होंने कहा कि बेन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं। गजा पर बम गिराते गिराते इसराइल की अर्थव्यवस्था कमजोर तो पड़ गई होगी। उसने खुद अपने जहाजों को साइप्रस में पार्क किया है और तेहरान के आसमान को कंट्रोल में करने का दावा करता है, लेकिन खुद अपने आसमान में अपने जहाज को उड़ा नहीं पा रहा। यह भी कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप ने फैसला कर लिया और ईरान के फोर्डो पहाड़ी के ऊपर बंकर बस्टर भेजने से भी न्यूक्लियर प्लांट नष्ट नहीं होता है, अमेरिका सफल नहीं होता है, तब अमेरिका क्या करेगा? इन वजहों से भी ट्रंप पर दबाव बढ़ रहा है कि वे इसराइल के मसले से दूर रहें। इसराइल का अमेरिका में कितना प्रभाव है, इस बात से भी पता चलता है कि विरोधी दल यानी डेमोक्रेट के सीनियर नेता चक शूमर भी जल्दी हमला नहीं करने के लिए ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। 2 हफ्ता पहले एक वीडियो जारी किया जिसमें ट्रंप की निंदा कर रहे थे कि वे ईरान पर कभी सख्त होते हैं, कभी पीछे हटते हैं, कभी साइड डील की खबरें आने लगती हैं। ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं कि ईरान को छूट नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि डील की सारी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए और कोई साइड डील नहीं होनी चाहिए। When it comes to negotiating with the terrorist government of Iran, Trump's all over the lot. One day he sounds tough, the next day he's backing off. And now, all of a sudden, we find out that Witkoff and Rubio are negotiating a secret side deal with Iran. What kind of bull is this? They're going to sound tough in public and then have a side deal that lets Iran get away with everything? That's outrageous. We need to make that side deal public. Any side deal should be before Congress and, most importantly, the American people. If Taco Trump is already folding, the American public should know about it. No side deals. सवाल यह है कि क्या ईरान भी लंबे समय तक के लिए युद्ध चाहेगा? ईरान की आबादी फ्रांस, जर्मनी, स्पेन से ज्यादा है। 9 करोड़ की आबादी है ईरान की, इसराइल की 1 करोड़। तो इसराइल के लिए एक झटके में ईरान को मिटा देना आसान नहीं। लेकिन क्या ईरान लंबी लड़ाई की हालत में है? कूटनीतिक रास्ता है मगर किसी की विश्वसनीयता नहीं। कोई नेता, ग्लोबल लीडर इतना भरोसे लायक नहीं। कुल मिलाकर किसी के पास ठोस जवाब नहीं।
आसमान में उड़ती मिसाइलें देखकर लोगों को लगता है कि यह किसी वीडियो गेम जैसा है, लेकिन असल में ईरान और इसराइल दोनों पर इस हमले का अलग अलग प्रभाव दिखाई दे रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट की है। हमले की शुरुआत से पहले ईरान के पास 2000 मिसाइलों का भंडार था। 13 जून के हमले में इसराइल ने ईरान की काफी मिसाइलों को नुकसान पहुंचाया और कई लॉन्चर भी ध्वस्त कर दिए। इसराइल के हमले के जवाब में ईरान ने पहली रात 150 मिसाइलें लॉन्च की, मगर हमले के 4 दिनों बाद दोपहर के हमले में सिर्फ 10 मिसाइलें लॉन्च की। जबकि पिछले साल अक्टूबर के हमले में ईरान ने पहली रात 200 मिसाइलें इसराइल पर दाग दी थीं। ईरान के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। उसके पास सीमित संख्या में मिसाइलें हैं जिन्हें उसे देर तक चलाना है। ईरान के मिसाइलों का रिकॉर्ड है कि वे अक्सर अपना निशाना चूक जाती हैं। इसका मतलब है कि जितनी मिसाइलें बाकी हैं उनमें से कुछ बेकार हो जाएंगी और कईयों को इसराइल रोक भी देगा। दूसरी तरफ इसराइल के लिए भी इस हमले से बचाव करना आसान नहीं। ईरान के हमले को रोकने में इसराइल हर रात $285 मिलियन खर्च करता है। अगर अमेरिका ने उसे नई सप्लाई नहीं दी या फिर खुद इस हमले में शामिल नहीं हुआ और अगर ईरान ने इसी तरह हमला जारी रखा तो 10-12 दिन से ज्यादा इसराइल उसका सामना नहीं कर पाएगा। अभी से ही उसका रक्षा तंत्र कमजोर पड़ने लगा है। 7 दिन हो गए, ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं किया, पर बंद करने की खबरें आती रहती हैं। अगर बंद कर दिया तो तेल के बढ़े हुए दाम कुछ आप लोगों को भी देने पड़ेंगे जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। हमारा आप ईरान के साथ हैं या इसराइल के साथ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तेल के बढ़े हुए दाम के साथ रहना ही होगा और अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। अभी तक यही समझ में आ रहा है, अमेरिका या तो मन बना चुका है या फिर ईरान पर हमला करने के लिए उलझन में होने का नाटक कर रहा है। ईरान के लिए अमेरिका के दोनों प्रकार के मूड को समझना अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक बार धोखा खा चुका है, डील के नाम पर बातचीत में उलझा रहा, पीछे से अटैक हो गया। तो ईरान सिर्फ इतने भर से शांत नहीं पड़ेगा कि ट्रंप 2 सप्ताह बाद फैसला लेंगे। कभी भी कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।